तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज आपने जो हमारा टॉपिक देखा होगा, वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वह है लोन डिफ़ॉल्टर के पास अगर किसी प्रकार का कोई भी नोटिस प्राप्त होता है तो उसे क्या करना चाहिए। भाइयों, चाहे वो आपके व्हाट्सएप पे प्राप्त हो रहा है, चाहे वो आपके ईमेल पे प्राप्त हो रहा है, चाहे वो आपके घर पर बाय पोस्ट आ रहा है, भाइयों वो रियल है या फेक है उसको कैसे पहचानना है, और भाइयों आपको जेल होगी या नहीं होगी इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी प्राप्त करवा देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भाइयों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना, और भाइयों उन लोगों तक वीडियो पहुंचाना जिसके पास तमाम तरह के नोटिस आ रहे हैं, वो इसमें परेशान हैं, ताकि उनके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनका हल निकल सके। और भाइयों, अपने चैनल पर हम रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और मैं अपना नंबर कमेंट में पिन कर दूंगा ताकि आप हमसे संपर्क करके अपनी कॉल बुक कर लीजिएगा। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी जो है बातचीत का हल निकालेंगे। भाइयों, आपको सबसे पहले जानकारी दे दें कि भैया बंदा डिफ़ॉल्टर क्यों होता है, मतलब एक व्यक्ति डिफ़ॉल्टर क्यों हो जाता है। एक व्यक्ति का डिफ़ॉल्टर होने का कारण यही है, आप अगर एक लोन की किस्त नहीं चुका पाते हैं, आपने लोन लिया था आज से 3 महीने पहले, आपने समय समय पर पेमेंट आपने उसकी पे की, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बन गई, या तो आपका बिजनेस में लॉस हो गया, या किसी प्रकार से आपकी जॉब चलेगी, या फिर आपने गैम्बलिंग में हार गए, या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाया था वो हार गए, तो तमाम तरह से लोगों के साथ दिक्कतें बन जाती हैं। बाकी हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, भैया गेमिंग वगैरह मत खेला कीजिए, क्योंकि आपके साथ बहुत तरह के स्कैम हो जाते हैं, बहुत तरह से फ्रॉड हो जाते हैं। और शेयर मार्केट का अगर आपको नहीं पता तो भैया उसकी जानकारी लेकर ही आप शेयर मार्केट को यूज़ किया कीजिए, ठीक है। और आपको ये नोटिस कब आते हैं भाइयों? 0 to 30 डेज़ के अंदर आपके पास तमाम तरह की कॉल्स आती है रिकवरी एजेंसियों के द्वारा, और उसके बाद आपके घर पे रिकवरी एजेंट आने शुरू हो जाते हैं। जो रिकवरी एजेंट आपके घर पर शुरू हो जाते हैं भाइयों, 21 दिन के बाद आपके घर पर रिकवरी एजेंट, तमाम तरह के रिकवरी एजेंट हैं जो कि आपके घर पर आ सकते हैं। तो भाइयों, आपके पास तमाम तरह की बातें बोली जाती हैं कि हम आपके ऊपर ये वाला केस लगा देंगे, वो वाला केस लगा देंगे। तमाम तरह के रिकवरी एजेंट आपके ऊपर किसी प्रकार का केस नहीं लगा सकते। अगर केस कर सकते तो कंपनी कर सकती है। कंपनी अपना क्या करती है, आपको नोटिस वगैरह सेंड करती है। जो नोटिस वगैरह होते हैं भाइयों, जो नोटिस आते हैं आपके पास 1 महीने के बाद आने शुरू होते हैं, जब आपकी कोई भी पेमेंट मिस हो जाती है। पहला महीना जैसे ही ख़त्म होता है, 30 दिन ख़त्म होने के बाद आपके पास नोटिस आना शुरू होता है। जो पहला नोटिस आता है भाइयों होता है रिकॉल नोटिस, जिसको रिमाइंडर नोटिस बोला जाता है। बैंक क्या करता है, आपके पास एक रिमाइंडर नोटिस भेजता है जिसमें आपको साफ शब्दों में लिखा होता है कि भैया आपको याद दिलाया जा रहा है कि भैया इसकी पेमेंट कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम से पेमेंट कर देंगे तो आपका जो है सिविल ख़राब नहीं होगा, और आपकी पेनल्टी चार्ज भी जो है जो लगी हुई हैं वो भी आपकी माइनस हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले बैंक आपको जो है रिमाइंडर नोटिस भेजता है। रिमाइंडर नोटिस बैंक भेजने के बाद उसके 15-20 दिन के बाद आपको एक डिमांड नोटिस भी या तो आपके ईमेल पर, या फिर आपके व्हाट्सएप पर, या फिर आपके जो है बाय पोस्ट आपके घर पर आ सकता है डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस का मतलब होता है भाइयों, आपके साथ बैंक कह रहा है कि अब हमें जितना आपने पैसा लिया है आपको उस बैंक को पूरा का पूरा पैसा पे करना होगा। अगर आप पूरा पैसा पे नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेना शुरू कर देंगे, तमाम तरह के लीगल नोटिस लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। जो लीगल एक्शन किस प्रकार लेती है बैंक, सबसे पहले बैंक आपको आर्बिट्रेशन का एक नोटिस भेजती है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है भाइयों मध्यस्थता। मध्यस्थता में ये होता है, जैसे मान के चले एक बैंक है, एक आप हो, एक तीसरा रिटायर्ड जज है, जो कि आपके साथ मध्यस्थता करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं कि भैया आप इसकी पेमेंट करोगे, कैसे करोगे, या तो आप इसको सेटलमेंट में करोगे या फिर किस प्रकार आप इसकी पेमेंट करोगे। तो भाइयों, अब इसके अंदर हम आपको वीडियो में जानकारी देते रहेंगे कि आपको इस पर किस प्रकार आपको इस पर रोक लगवानी है, आप जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते, तमाम तरह के नोटिस जो आपके पास आ रहे हैं। उसके बाद बैंक आपके ऊपर 138 का केस, 138 का जो केस होता है भाइयों, वो केस होता है भाइयों आपको चेक बाउंस का केस। जो चेक बाउंस का केस होता है वो 138 का केस होता है, जिसमें 2 साल की जेल और उसके अंदर 100% पेनल्टी जो कि बैंक आपके साथ वसूल सकता है। तो इसमें हम आपको बताएंगे, इसमें बचने के बहुत सारे उपाय हैं, तो टेंशन मत लीजिए। जेल का नाम सुन के लोगों की वैसी ऐसी तैसी हो जाती है, तो जेल का नाम सुन के इतना जल्दी ना घबराया मत करें। पहली बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि होता क्या क्या, बैंक क्या क्या कर सकता है। और जो 25 का केस है, जो आपकी अगर ECS लगी हुई है बैंक में, अगर ECS लगी है, जैसे मान के चले आपका ऑटोमेटिक डेबिट आता है, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होता है पैसा, उसको ECS बोला जाता है।
ईसीएस में अगर आपकी ईसीएस बाउंस होती है उसमें 25 का केस बैंक कर सकती है। उसके अंदर भी 2 साल की जेल और उसमें 100% पेनल्टी आपको देनी होती है। ठीक है। अब भाइयों, अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि भैया मेरे साथ तो भैया परेशानी हो चुकी है, मेरे पास तो ये वाला भी नोटिस आ गया, ये वाला नोटिस आ गया, क्या मुझे जेल होगी? क्या मेरे घर की हर चीज़ जब्त कर ली जाएगी? क्या मेरे ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? क्या कानून मेरे साथ किसी प्रकार से मुझे जेल में डाल सकता है? तो भाई आप सुन लेना। सबसे पहले हम आपको आर्बिट्रेशन के बारे में बता देते हैं। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता। मध्यस्थता में क्या करता है बैंक? आप लोगों के साथ बातचीत करता है, जो कि आपको कहा जाता है कि आप और बैंक आपको एक बहुत दूर, आपके घर से कम 1000 किलोमीटर दूर आपको आर्बिट्रेशन आपकी रखी जाती है। जैसे मान के चले आपकी आर्बिट्रेशन, आप रहते हैं पूना में और आर्बिट्रेशन आपकी कोलकाता में हो रही है, तो भैया आप उसमें जाना संभव नहीं हो सकता। उसमें अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो बैंक को एक ऑब्जेक्शन लेटर वाया एडवोकेट भिजवा दीजिए। ऑब्जेक्शन लेटर जैसे आप भिजवाएंगे तो आपकी जो है अवॉर्ड पास जो होना था या वो कुछ भी कर सकते थे, आपका अवॉर्ड जो है कैंसिल हो जाएगा साथ के साथ ही जब आप उसको ऑब्जेक्शन लेटर भेज देंगे। क्योंकि ऑब्जेक्शन लेटर भेजने से बैंक आपके ऊपर किसी प्रकार का केस नहीं कर सकता, आर्बिट्रेशन कभी भी अवार्ड पास नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर एक रूल है। जो रूल है इसके अंदर हम बता देते हैं आपको। विदाउट आपकी मर्जी से अगर आप वहाँ पर नियुक्त नहीं हो रहे हैं और आपने उसमें ऑब्जेक्शन लेटर भेज दिया है तो आपको किसी प्रकार का इसमें अवॉर्ड पोस्ट पास नहीं होता। अब 138 का केस आपके ऊपर कह रहे हैं और 25 का केस आपके ऊपर बोल रहे हैं कि हम आपके ऊपर ये वाला केस कर देंगे। आपको क्या करना है भाइयों? सबसे पहले आपको जानकारी दे दें। आपको सबसे पहले आपको बैंक को एक प्रायर नोटिस सेंड कर देना है। प्रायर नोटिस वाया एडवोकेट एक ईमेल कर दीजिए बैंक को और एक प्रायर नोटिस बैंक को भेज दीजिए। जब आप बैंक को एक ईमेल कर देंगे और एक प्रायर नोटिस वाया एडवोकेट भिजवा देंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर कमेंट में लिख दूंगा, आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। मैं आपको सारी जानकारी वहीं पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको एडवोकेट की जरूरत हो, आपको एडवोकेट भी हायर करवा कर दे दिया जाएगा, क्योंकि हम आपके लीगल एडवाइज़र, हम आपको सिर्फ एडवाइस करते हैं और आपको पूरा का पूरा आपको इस जाल से बाहर निकालने की पूरा हम काम करते हैं। तो भाइयों, इस प्रकार आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके अंदर प्रायर नोटिस जो वाया एडवोकेट जाता है, वाया एडवोकेट जो भी नोटिस जाएगा उसके अंदर आपकी हर तरह की परेशानी लिखी जाएगी कि भैया आपके साथ जो दिक्कतें हुई हैं, जैसे मान के चलो आपके घर पे कोई बीमार है, आपके पास उसका कोई ना कोई प्रमाण होगा, कोई ना कोई लेटर होगा कि भैया घर पे कोई बीमार है, या फिर आपका बिजनेस में लॉस हो चुका है, या फिर आपकी जॉब जा चुकी है, वो बैंक का आपकी स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें मांग सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो है एडवोकेट लोग इसके अंदर फिर आपको 6 महीने का टाइम दिलवाने की कोशिश करते हैं। अगर बैंक 6 महीने का समय नहीं देता, अगर बैंक आपको 6 महीने का समय नहीं देता तो उसके लिए बैंक फिर क्या करता है, आपके पास एक सेटलमेंट का ऑफ़र प्रदान करता है। सेटलमेंट का ऑफ़र होता है भाइयों 30 दिन के बाद, 92 डेज़ के बाद। 92 डेज़ के बाद भाइयों आपका जो अकाउंट है वो चला जाता है एनपीए में। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये है कि बैंक को आपसे किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। जब बैंक को आपसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा तभी बैंक आपको ये नोटिस वगैरह जारी करती है। जो नोटिस आपको मैंने बता दिया, तमाम तरह के नोटिस आते हैं। आपको बैंक को सबसे पहले एक प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। प्रायर नोटिस भेजने से भाइयों आने वाली समस्या, जो भी समस्या हो सकती है आगे, जैसे आपका कहते हैं कि अवार्ड पास कर देंगे, या फिर आपको क्या नाम है उसका 138 का केस कर देंगे या 25 का केस कर देंगे, तो बैंक इसमें फिर 25 या 138 का केस नहीं कर सकती। अगर वो करना चाहे तो भैया सीधी सी बात है, एडवोकेट आपके पास है, एडवोकेट के माध्यम से आपने काम करवाया तो आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि जब एडवोकेट के माध्यम से एक चीज़ भेजी जाती है तो भैया आने वाले समय पर किसी प्रकार का अगर आपके पास दबाव बनाया जाता तो बैंक के पास हमारे पास एक प्रूफ होता है कि भैया बैंक को हमने पहले ही जानकारी दे दी थी कि अभी हमारी हालत ठीक नहीं है, जैसे ही हमारे पास पैसा होगा हम पे कर देंगे। ठीक है। अब इसका भैया लास्ट प्रोसेस क्या है? और लास्ट का प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। हाँ, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं रियल है या फेक है, क्योंकि बहुत से लोगों की क्वेश्चन थे कि भैया मेरे पास जो नोटिस आया क्या ये रियल है या फेक है, उसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। रियल नोटिस और जो फेक नोटिस है कैसे पहचानना है? भैया देखो, रिमाइंडर नोटिस का मतलब होता है बार बार याद दिलवाना। तो तमाम तरह से आपके पास रिमाइंडर नोटिस भेजे जाते हैं बैंक के द्वारा। तो भैया रिमाइंडर नोटिस को एक आधी बार आप इग्नोर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इग्नोर मत किया कीजिए। एक बैंक को प्रायर नोटिस या मेल कर दिया कीजिए। ठीक है। अगर आपके पास डिमांड नोटिस आ रहा है आपकी ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, या फिर आपके बाय पोस्ट आपके पास आ रहा है, तो भाइयों तब भी आपको यही प्रायर नोटिस ही बैंक को देना होगा। अब उसके बाद बैंक आपको कहता है कि आपका आर्बिट्रेशन का जो मैसेज आ रहा है, आर्बिट्रेशन का मैसेज आपके पास बाय पोस्ट भी आ सकता है, बाय ईमेल भी आ सकता है, बाय
व्हाट्सएप भी आ सकता है। तो भैया उसको इग्नोर कभी मत कीजिएगा, उसको इग्नोर ना कीजिएगा, क्योंकि उसको इग्नोर करने से कई बार बैंक है जब थोड़ी सी आगे चीज़ बढ़ जाती है तो बैंक फिर 2-3 चीज़ें बोल देता है, इससे बढ़िया भैया उसमें ऑब्जेक्शन लगवाइए और उससे टेंशन फ्री हो जाइए। तो यही कुछ है इसके अंदर। इस आपको दिमाग के अंदर इतनी टेंशन चल रही थी कि भैया मेरा 10,000 का, फिर मेरा 1 लाख का, 50 लाख का लोन, 20 लाख का लोन है, मैं भर नहीं पा रहा। तो इसमें तमाम तरह की चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। और जो अगर आपका 20 लाख से कम का लोन है, 20 लाख के कम से जो 20 लाख से कम का लोन है उसमें कभी भी DRT लागू नहीं होती, जिसका मतलब होता है डेब्ट रिकवरी टर्मिनल। ठीक है, इसके अंदर आपकी किसी प्रकार की जब्ती नहीं होती, बैंक किसी प्रकार की जब्ती नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल पे इफेक्ट पड़ता है। और 138 या 25 का केस बैंक कर सकता है, जिसमें आप पहले ही आप किसी एडवोकेट से प्रायर नोटिस भेज के या फिर उसमें ऑब्जेक्शन लेटर भेजकर आप उसको ख़त्म कैंसिल करवा सकते हो। अब इसका लास्ट प्रोसेस क्या है? लास्ट प्रोसेस है बैंक आपको देता है सेटलमेंट। अब मार्च आने वाली है भाइयों, मार्च में आप लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि मार्च में बहुत अच्छी सेटलमेंट निकलने वाली है। जो सेटलमेंट होगी भाइयों, अगर आप कुछ समय वेट कर लेंगे, आपका जैसे ही किसी प्रकार से आपको सेटलमेंट का ऑफर आता है तो भैया उसके अंदर आप सेटलमेंट करवा कर बिल्कुल फारग हो जाना। क्योंकि आप सेटलमेंट नहीं कराएंगे ना, आपका जो थर्ड पार्टी के पास डाटा हमेशा जाता रहेगा, 3 साल तक आपका डाटा थर्ड पार्टी के पास जाता रहेगा। वो थर्ड पार्टियाँ जो हैं आपको दुखी करेंगी, दिन भर आपको परेशान करेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन के बारे में मैंने आपको बताया है। वो जो सिक्योर्ड लोन होता है उसमें लगता है सरफेसी एक्ट, जिसमें आपकी संपत्ति को बैंक जब्त कर सकता है। बैंक तब जब्त कर सकता है जब 3 महीने आपके पास पूरे हो जाते हैं और तमाम तरह के नोटिस बैंक आपको कम से कम भैया इसमें भी 6 महीने का समय मिलता है, उससे पहले बैंक जब्ती नहीं करता। ठीक है ना? तो मैं सब कुछ मैं समझ आ गया होगा आपको जो मैंने समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। बाकी भाइयों, आपको ऐसी जानकारी अधिक चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।